जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल तथा मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो भी थे वो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट को भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिए, शॉर्ट नोट्स है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपका करेंटली कोई एग्जाम है तो इसको आपको पढ़ने से बहुत लाभ होगा, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट की बात किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर लेटेस्ट कंसीडर टू साइनोसाइडल फ्लक्स। ठीक है, अल्टरनेटिव इन नेचर, मतलब कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कम से कम दो फ्लक्स होने चाहिए और वो भी साइनोसाइडल होने चाहिए, मतलब कि अल्टरनेटिंग नेचर के होने चाहिए, यानी कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने चाहिए। ठीक है, ये फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो फ्लक्स जरूरी है। देख लीजिए, इन दोनों फ्लक्सों की वैल्यू को कंसीडर किया गया है। φ1 इक्वल टू φm1 sin ओमेगा टी और φ2 इक्वल टू φm2 sin ओमेगा टी माइनस बीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ओमेगा टी है और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस बीटा है, मतलब कि ओमेगा टी से ये बीटा डिग्री क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। माइनस मतलब लैग हो रहा है। ठीक है, मतलब पहला फ्लक्स दूसरा फ्लक्स के बीच में बीटा डिग्री एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, यानी जो φ2 है, यानी जो दूसरा वाला फ्लक्स है वो φ1 से बीटा डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे डायग्राम में दिखाया गया है, यहां पे देखिए। ठीक है, यहां φ1 है, ये φ1 है, ये φ2 है और यहां पे देखिए φ2 लैग φ1 बाई बीटा डिग्री। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे इंडक्शन टाइप आपका इंस्ट्रूमेंट का एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये एक जो है कि कॉइल है और ये कॉइल यहाँ पे लपेटी गई है, यहाँ पे एसी सप्लाई है, यहाँ पे भी एसी सप्लाई है। ठीक है, तो इस वाले ये कोर पे लपेटी गई है ये कॉइल। तो यहाँ पे देखिए इसका जो ये है, ठीक है, ये आपका देखिए φ1 जो फ्लक्स है इधर नीचे की ओर आएगा और इधर से φ2 फ्लक्स नीचे की ओर आएगा और यहाँ पे जस्ट नीचे एल्यूमिनियम डिस्क लगा हुआ है। ठीक है, ये एक गोलाकार होता है, गोला टाइप का एल्यूमिनियम डिस्क है, जो कि जिसपे जो है कि ये आपका जो φ1 जब जो है कि फ्लक्स जाएगा तो यहाँ पे ईडी करंट का निर्माण करेगा। ठीक है, और इससे क्या होता है, जहां पहले तो एक वोल्टेज बनेगा, उसके बाद ईएमएफ यानी जनरेट होगा, उसके बाद देखिए ईडी करंट बनेगा। तो ये आपका एल्यूमिनियम फार्मर यानी जो एल्यूमिनियम का जो डिस्क है ये घूमने लगता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, घूमने लगता है। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पे आपका इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट काम करता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात कि इसके लिए जो टार्क का जो इक्वेशन आता है वो आता है टीडी प्रोपोर्शनल टू φm1 φm2 sin बीटा। ठीक है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए टार्क का इक्वेशन क्या होगा, तो आपका जवाब यही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीटा डिग्री जो है कि आपका लैग करेगा बीटा डिग्री φm1 φm2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए φm1 यानी म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, φm का मतलब है म्यूचुअल फ्लक्स 1, यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स 2। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल फ्लक्स 2। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसके वर्क करने के लिए कंडीशन क्या है, देखिए देयर शुड बी टू फ्लक्स ना, यहाँ पे दो फ्लक्स जरूरी है। ठीक है, अगर दो फ्लक्स नहीं बनाएंगे आप तो ये एल्यूमिनियम जो डिस्क है ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, देखिए द टू फ्लक्स शुड बी अल्टरनेटिंग इन नेचर, मतलब ये जो फ्लक्स हैं ये टाइम के साथ चेंज होते रहने चाहिए, यानी ये अल्टरनेटिंग नेचर के चाहिए। द एंगल बिटवीन दे शुड बी सम एंगल बिटवीन टू फ्लक्स, यहां पे बताया गया है कि दोनों फ्लक्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होने चाहिए। ठीक है, अगर जीरो एंगल हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, मतलब कुछ ना कुछ एंगल होने चाहिए। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी ओनली यूज्ड एट एसी सप्लाई, ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है ये कौन से सप्लाई पे यूज किया जाता है, तो एसी सप्लाई पे। ठीक है, आप केवल एसी सप्लाई पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसी सप्लाई में ही अल्टरनेटिंग नेचर का करंट मिलेगा और जिससे कि अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स जनरेट होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एनर्जी मीटर की बात करते हैं इंडक्शन टाइप। अब इंडक्शन टाइप आप लोगों ने पढ़ लिया, इंडक्शन टाइप के सिद्धांत पर ही एनर्जी मीटर बना हुआ है। तो चलिए इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानें। यहां देखिए दोस्तों, फैंटम लोडिंग ओनली फॉर टेस्टिंग ऑफ एनर्जी मीटर बिलो 1000 वाट पावर कंजप्शन। ठीक है, मतलब कि अगर टेस्टिंग करना है तो ये लगभग बिलो यानी 1000 वाट से कम पावर कंजप्शन करेगा। ठीक है, फैंटम लोडिंग के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, एनर्जी मीटर बेस्ड ऑन जो है कि इंडक्शन टाइप का हो जाएगा और एक इंटीग्रेटिंग टाइप का हो जाता है। ठीक है, आप लगभग बार पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर जो है वो कैसा होता है, तो ऑप्शन में आपको होता है इंटीग्रेटिंग। ठीक है, यानी ये एक नोट करता है ना, जो भी डाटा आता है उसको वो नोट करते जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटिंग नेचर का।
इट इज कनेक्टेड इन सीरीज ओवर टू लोड, यह लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है कौन, एनर्जी मीटर। ठीक है, आगे देखिए कॉपर शेडिंग बैंड द्वारा, यहां देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है एग्जाम में, कॉपर शेडिंग बैंड द्वारा, ठीक है, एक कॉपर शेडिंग बैंड होता है, उसके द्वारा एंगल एडजस्ट किया जाता है, यानी ये जो फाई m1 है, ठीक है, और ये जो आपका बीटा डिग्री से जो लैग कर रहा था फाई m2, ठीक है, तो इनके एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो बीटा डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, बीटा डिग्री का जो एंगल है, इसके एंगल को आप कम ज्यादा करा सकते हैं किसकी सहायता से, तो कॉपर शेडिंग बैंड की सहायता से। आप याद रखिएगा, यहां पे देखिए दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट इट्स पोजीशन कैन बी एडजस्टेड, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम मतलब क्या है, जो आपका एल्यूमिनियम डिस्क होता है ये कहीं तेजी से ना रोटेट करने लगे, तेजी से ना घूमने लगे, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाए, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक ब्रेकिंग जो है कि मैग्नेट लगाया जाता है। ठीक है, एक ब्रेकिंग मैग्नेट लगाया जाता है। इफ परमानेंट मैग्नेट या ब्रेकिंग मैग्नेट टूवर्ड्स एल्यूमिनियम डिस्क, द स्पीड ऑफ डिस्क विल इंक्रीज, मतलब कि यदि परमानेंट मैग्नेट या ब्रेकिंग मैग्नेट जो भी है, अगर आपने इसको एल्यूमिनियम डिस्क की ओर लगाया है तो इसकी जो स्पीड है एल्यूमिनियम डिस्क की इंक्रीज हो जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखिए मूव अवे फ्रॉम, अगर आप इसके अपोजिट में लगाते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही बात इस पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है, देखिए एनर्जी मीटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखिए एनर्जी मीटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों स्केल इसका लीनियर होता है। ठीक है, एनर्जी मीटर का स्केल लीनियर होता है, एमीटर वोल्ट मीटर में लीनियर नहीं होगा। आप याद रखेंगे कि एनर्जी मीटर जो है उसका स्केल लीनियर होता है, लेकिन अगर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने एमीटर वोल्ट मीटर बनाया है तो उसका स्केल लीनियर नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रीपिंग क्या होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि क्रीपिंग क्या होता है। तो एल्यूमिनियम डिस्क पर 180 डिग्री पर छेद कर देंगे तो यह कहलाता है क्रीपिंग। ठीक है, जैसे अगर ज्यादा फ्लक्स अगर इस पे ज्यादा फ्लक्स बन आ रहा है, ठीक है, फाई m1 फाई m2 ज्यादा फ्लक्स अगर आ रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम डिस्क पर, तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसमें एक यहां पे होल कर देते हैं और एक यहां पर होल कर देते हैं, ठीक 180 डिग्री पे ना, एकदम सीधे पर। ठीक है, तो यही घटना क्रीपिंग कहलाता है। ठीक है, अगर ज्यादा इस पे फ्लक्स आएगा दोस्तों तो ज्यादा जो है कि ईएमएफ जनरेट होगा, और ज्यादा ईएमएफ जनरेट हो ज्यादा ईडी करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे होल काट देते हैं इस एल्यूमिनियम डिस्क पर, यही कहलाता है क्रीपिंग। आगे देखिए दोस्तों कॉपर शेडिंग बैंड लैगिंग कंपनसेशन के लिए काम आता है, फेज कंपनसेशन के लिए काम आता है, पावर फैक्टर कंपनसेशन के लिए काम आता है। एनर्जी मीटर में प्रेशर कॉइल हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। याद रखेंगे, भी पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर में जो प्रेशर कॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, तो हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, और इट मीन्स प्रेशर कॉइल के करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों क्या है कि करंट कॉइल तथा प्रेशर कॉइल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो एनर्जी मीटर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको ये बताया गया कि इसकी जो प्रेशर कॉइल है वो हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए प्रेशर कॉइल हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए ना, लेकिन अगर वाट मीटर की बात किया जाएगा तो वाट मीटर में प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव होता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे फिर से टार्क का फार्मूला एक दे दिया गया है, TD इक्वल टू फाई m1 फाई m2 इंटू साइन बीटा। बीटा क्या है दोस्तों, तो दोनों फ्लक्सों के बीच का एंगल है। इसकी सेंसिटिविटी अधिक होती है। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी दोस्तों क्या है, अधिक होती है। इसको देखिए दोस्तों ओवरलोड कंपनसेशन, करंट कॉइल या सीरीज मैग्नेट या लोअर मैग्नेट में एक सेचुरेबल मैग्नेट प्लेस्ड करते हैं। एरर ड्यू टू टेम्परेचर को दूर करने के लिए म्यू मेटल का यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेचर के कारण कोई एरर ना हो जाए, तापमान के बढ़ने या घटने से कोई इसमें गलतियां ना कर दे ये इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए दोस्तों म्यू मेटल का यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अर्थात अल्फा, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। एरर फ्रिक्शन को दूर करने के लिए, यहां देखिए एरर फ्रिक्शन को दूर करने के लिए शेडेड लूप यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे एरर फ्रिक्शन को दोस्तों मैंने साथ एयर फ्रिक्शन बोला, एरर फ्रिक्शन को दूर करने के लिए यूज क्या करते हैं दोस्तों, शेडेड लूप का। आगे देखिए मीटर कांस्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में या तो इस पे एक न्यूमेरिकल पूछेगा और या तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है।
क्या पूछता है दोस्तों, देखिए मीटर कांस्टेंट का फार्मूला यहाँ पे होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय एल्यूमिनियम डिस्क आरपीएम में बटे के किलोवाट आवर। मतलब कि ये 1 मिनट में ये एल्यूमिनियम डिस्क कितना चक्कर लगाता है, कितना पर मिनट के हिसाब से घूम जाता है, उसकी वैल्यू लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी अब बटे के किलोवाट आवर। ठीक है, बटे के किलोवाट आवर। दोस्तों यही फार्मूला जो है वो आता है मीटर कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के प्रश्न है एक, इसको भी देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ये दोस्तों क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखिए यहां पे देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के प्रश्न में क्या है, इफ आई टी इक्वल टू 2 + 3 sin ओमेगा टी प्लस 5 sin 3 ओमेगा टी इज गिवन टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है वो एसी वैल्यू को रीड करता है, यानी आई आरएमएस को रीड करेगा। और यदि ये एक इक्वेशन दिया गया है तो आई आरएमएस की वैल्यू पूछा गया है, तो आई आरएमएस इक्वल टू होता है अंडर रूट में आई एवरेज का स्क्वायर प्लस हाफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां तक ये दिया गया होगा। ठीक है, तो अंडर रूट में आई एवरेज कौन है, जिसमें साइन का फंक्शन नहीं होता है, वो एवरेज वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे अकेला तनहा 2 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 है, इसमें कोई भी साइन वाइन नहीं लगा है, तो यहाँ यही आपका हो गया एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1/2 है, 1/2 को नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। अब देखिए ये I1 I2 क्या है, ये साइन वाले फंक्शन है। साइन के पास जो आपका VM यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है यानी 3। ठीक है, ये 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, बस केवल इसके जो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इस पे केवल डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी के 4 हाफ मल्टीप्लाई बाय 34, 17 बार में कट जाएगा और 17 4 21। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रूट में 21। ठीक है, रूट में 21। आगे देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस में इंडक्टिव इफेक्ट को कम घटाने के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। रेजिस्टेंस में इंडक्टिव इफेक्ट को घटाने के लिए बायफाइलर बाइंडिंग यूज करते हैं। याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस में अगर इंडक्टिव इफेक्ट कुछ आ रहा है ना, मतलब इंडक्टेंस नेचर का कुछ है, तो उसको अगर घटाना है, उस वैल्यू को घटाना है, तो बायफाइलर बाइंडिंग कर देने से उस रेजिस्टेंस में इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस में अगर कैपेसिटिव इफेक्ट को घटाना है तब क्या करेंगे, तब इसके लिए दोस्तों आप एरिएटन पेरी बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट को घटाना है तो बायफाइलर बाइंडिंग, और अगर कैपेसिटिव इफेक्ट को घटाना है तो एरिएटन पेरी बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते, देखिए एरिएटन पेरी बाइंडिंग यूज करते हैं। आगे देखिए रेजिस्टेंस बनाने के लिए मिनिमम टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग तो ये जानते हैं इस बात को कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम, बहुत मिनिमम होना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर के घटने बढ़ने से उस रेजिस्टेंस के मान पे ज्यादा प्रभाव न देखने को मिले, यानी नेग्लेक्ट मिले। ठीक है, नगड़ के बराबर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैग्नीन का दे दिया गया है टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना, तो एग्जाम पूछा जा सकता है। मैग्नीन का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो होता है अल्फा नॉट इक्वल टू 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कॉफिशिएंट का दोस्तों क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कांस्टेंटन के लिए अल्फा नॉट की वैल्यू दी गई है 0.00020 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर के लिए दोस्तों अल्फा नॉट इक्वल टू 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों रिवर्सेबल स्विच टू एलिमिनेट द थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हटाना है तो आप क्या करिए, रिवर्सिबल स्विच का यूज करिए। यहाँ रिवर्सिबल स्विच बनाया गया है। ठीक है, ये मतलब ये ऐसे होता है, ये एक टर्मिनल इधर जाता है और एक टर्मिनल इधर आता है। ठीक है, उल्टा होता है, तो इससे आप थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल क्यों यूज करते हैं, तो लीकेज करंट को दूर करने के लिए। लीकेज करंट अगर आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, ग्राउंड टर्मिनल का यूज करेंगे। जिसको देखिए दोस्तों वैगनार अर्थ डिवाइस कि कहां यूज होता है, टू एलिमिनेट द इंटर कैपेसिटेंस स्ट्रे अर्थ। अगर स्ट्रे अर्थ में अगर कैपेसिटेंस आ रहा है, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, तो वैगनार अर्थ डिवाइस का यूज करेंगे, वैगनार अर्थ डिवाइस का यूज करेंगे। आगे देखिए यहां देखिए दोस्तों शील्डिंग क्या कहा गया है, शील्डिंग
स्ट्रे मैग्नेटिक इफेक्ट को कम करने के लिए शील्डिंग यूज करते हैं। मेगर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर पर कार्य करता है। नो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड बाय स्प्रिंग। देखिए मेगर से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह तो एक तो पहले इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर पर कार्य करता है, ठीक है, और इसमें नो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड, मतलब इसमें कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क हम स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है, स्प्रिंग द्वारा कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है दोस्तों। अब हम कहां बढ़ चुके हैं कि मतलब कि इंडक्टेंस का मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कैपेसिटेंस के मेजर के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए दोस्तों मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस मतलब कि इंडक्टेंस को अगर मेजर करना है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, तो एक आपका है, ठीक है, एक आपका है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए तो इसमें एक ऑप्शन में होगा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, और ये दोस्तों देखिए मीडियम क्यू कॉइल्स को नापता है, ठीक है, यानी जिस इसका ये आपका क्वालिटी फैक्टर क्या हो, मीडियम हो। देखिए दोस्तों मीडियम क्वालिटी फैक्टर कहां से कहां तक रेंज में होता है, तो 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, यानी 1 से 10 के बीच में जो क्वालिटी फैक्टर आता है वो होता है मीडियम कॉइल्स का, ठीक है, मीडियम क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों कौन होगा, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। आप इसको याद रखने के लिए एक क्लू बना सकते हैं अपने से कि यहाँ पे M दिया गया है, मैक्सवेल में M है, मतलब कि मीडियम कॉइल के लिए, ठीक है, मीडियम कॉइल के लिए, इंडक्टेंस के मीडियम कॉइल के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों हेज ब्रिज है ना, हेज ब्रिज ये हाई कॉइल के लिए है जिसका वैल्यू 10 से ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 10 से ज्यादा होगी, वो हाई कॉइल में आएगा, और इसके लिए हेज ब्रिज देखिए H फॉर हाई, ठीक है, और H फॉर हेज ब्रिज, ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं अपने से। यहां पर देखिए दोस्तों एंडरसन ब्रिज के लिए भी है, ये लो के लिए है, ठीक है, इसका जो क्यू कॉइल है इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है, 1 से कम है तो लो हो गया, अगर 1 और 10 के बीच में है तो मीडियम हो गया, और 10 से अगर हाई है तो दोस्तों क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है, 10 से अगर ज्यादा है तो हाई हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओन्स ब्रिज वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी फैक्टर, अगर वाइड रेंज अगर क्वालिटी फैक्टर। देखिए दोस्तों अब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। तो वेन्स ब्रिज, ठीक है, जनरली यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी, जो कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए एक वेन्स ब्रिज होता है, ठीक है, इससे आप कैपेसिटेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जनरली यूज होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक डी साउटी ब्रिज है, ठीक है, इससे आप कैपेसिटेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक है शेयरिंग ब्रिज, तो शेयरिंग ब्रिज के कुछ टाइप हैं, शेयरिंग ब्रिज है तो ये क्या क्या मेजर कर सकता है, रिलेटिव परमिटिविटी मेजर कर सकता है, पावर फैक्टर को मेजर कर सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मेजर कर सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर केडी, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में लो रेजिस्टेंस एक होता है मीडियम रेजिस्टेंस और एक होता है हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस दोस्तों देखिए इसमें पहले तो पूछेगा कि लो रेजिस्टेंस में कितने टर्मिनल होते हैं, दोस्तों आपका जवाब होगा कि 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि लो रेजिस्टेंस में 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो 1 ओम से अगर कम है, ठीक है, 1 ओम से अगर कम वैल्यू है तो ये होता है लो रेजिस्टेंस। इसमें कितने दोस्तों टर्मिनल होते हैं, तो 4 टर्मिनल होते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पर अगर पूछेगा कि लो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं, तो एक है दोस्तों देखिए पोटेंशियोमीटर मेथड और एक है केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। आप इन दो मेथड से लो रेजिस्टेंस का मेजरिंग कर सकते हैं। एक है दोस्तों देखिए पोटेंशियोमीटर मेथड और एक है केल्विन डबल ब्रिज मेथड, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं मीडियम रेजिस्टेंस की तरफ। तो मीडियम रेजिस्टेंस देखिए जो है इसका रेंज होता है 1 ओम से ज्यादा और 100 किलो ओम अर्थात 100 किलो ओम से कम। फिर से सुनिए, 1 ओम से ज्यादा और 100 किलो ओम से कम के बीच के रेंज का जो भी रेजिस्टेंस आता है उसे कहते हैं मीडियम रेजिस्टेंस। तो और इससे बनेगा एक क्वेश्चन और कि मीडियम रेजिस्टेंस में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। लो रेजिस्टेंस में 4 टर्मिनल, मीडियम रेजिस्टेंस में 2 टर्मिनल, ठीक है, 2 टर्मिनल होते हैं, याद रखिएगा। इसको देखिए दोस्तों, इसके लिए कौन कौन से मेथड है, मीडियम रेजिस्टेंस को नापने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, तो एक है दोस्तों वोल्ट एम्पियर मेथड, उसके बाद एक है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड,
एक है दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, एक है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर मेथड जो कि कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को चेक करता है, और एक है दोस्तों कैरी फोस्टर ब्रिज, ठीक है, एक है दोस्तों कैरी फोस्टर ब्रिज। ये पांचों को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, या पूछ लेगा और या तो पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं है, तो 3 ऑप्शन में दिया होगा, एक नहीं दिया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हाई रेजिस्टेंस का मेजरिंग करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानिए कि हाई रेजिस्टेंस कितने के अंतर्गत आता है, तो 100 किलो ओम से ज्यादा वाले जो भी रेजिस्टेंस होंगे, 100 किलो ओम से ज्यादा वाले जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो हाई रेजिस्टेंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न इससे ये बनेगा हाई रेजिस्टेंस में कितने टर्मिनल होते हैं, तो जवाब होगा आपका 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस को दोस्तों नापने के लिए कौन कौन से मेथड हैं, तो देखिए एक है आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड, उसके बाद है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, उसके बाद है मेगर, ठीक है, मेगर द्वारा भी हाई रेजिस्टेंस नापा जाता है। ये जनरली काम आता है इंसुलेशन टेस्टिंग ऑफ केबल, ये केबल के इंसुलेशन का टेस्ट करने के लिए ये काम आता है मेगर, ठीक है। एक है दोस्तों मेगा ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं। आपसे एग्जाम में बस डायग्राम पूछ देगा, या तो पूछेगा कि हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो कैसे करेंगे, या तो पूछेगा कि यदि वोल्टेज को जोड़ा गया है सप्लाई साइड, ठीक है, इधर देखिए, इधर क्या है, देखिए इधर क्या है दोस्तों, तो इधर सप्लाई है, ठीक। तो पूछेगा कि यदि वोल्ट मीटर को, माफ करिएगा, पूछेगा यदि वोल्ट मीटर को जोड़ा जाए सप्लाई साइड तथा एमीटर को लगाया जाए लोड साइड, तो दोस्तों ये कौन से रेजिस्टेंस का मेजरिंग करेगा, तो आपका जवाब होगा कि हाई रेजिस्टेंस का ये मेजरमेंट करेगा। उसके दोस्तों की कंडीशन सेकंड क्या है, अब जस्ट इसका देखिए उल्टा है, अब पूछेगा कि सप्लाई साइड अगर लगा दें एमीटर को, ठीक है, और लोड साइड अगर लगा दें वोल्ट मीटर को, ठीक है, तो ये किसका मेजरमेंट करेगा, तो मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, ठीक है। इस मेथड द्वारा आप मेजरमेंट कर सकते हैं लो रेजिस्टेंस का, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए लीकेज करंट का प्रभाव लो रेजिस्टेंस में नहीं होता है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस अगर होगा उसमें लीकेज करंट का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं होता है, ठीक है, ना के बराबर। आगे देखिए मेगर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। इसमें करंट कॉइल होता है, एक पोटेंशियल कॉइल होता है। करंट कॉइल का दोस्तों रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 ओम से कम होगा, और पोटेंशियल कॉइल का जो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो किलो ओम से ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब किलो ओम में होगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन यहाँ पे लाइन एंड अर्थ, ठीक है। अगर अननोन रेजिस्टेंस यानी जिस रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, जानना है कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है, तो उस अननोन रेजिस्टेंस को आप कहाँ कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो एक दोस्तों लाइन में करेंगे और एक दोस्तों कहाँ करेंगे, अर्थ में करेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों करंट कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पूरी करंट पोटेंशियल कॉइल से होकर गुजरने लगेगी, ठीक है। ये तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। इंपॉर्टेंट ऑफ मेगर, देखिए आप दोस्तों देखिए मेगर से बनने कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन लाइक पीएमएमसी, दोस्तों मतलब इसकी जो संरचना होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की तरह ही होती है। इट कंसिस्ट 2 कॉइल, यह इसके अंदर 2 कॉइल होता है, एक करंट कॉइल एक पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। आरसीसी यानी करंट कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल होगा, अप्रोक्सीमेट या स्लाइटली ग्रेटर देन 0 ओम, मतलब 0 ओम से के बराबर या 0 ओम से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। आरपीसी यानी पोटेंशियल कॉइल का जो रेजिस्टेंस है ये वेरी हाई, बहुत ज्यादा होगा, 1 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच। इट विल कंसिस्ट ऑफ डीसी जनरेटर, इसमें एक डीसी जनरेटर होता है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक डीसी जनरेटर लगा होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों एसी ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। एसी ब्रिज अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस को नापा, ठीक है, डीसी ब्रिज देखा, एसी ब्रिज देख लेते हैं। यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मतलब एसी ब्रिज का जो है कि जो यूज करेंगे, यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, आपको इंडक्टेंस नापना है तो आप किसका यूज करेंगे, एसी ब्रिज का। क्वालिटी फैक्टर, ये क्या क्या नापेगा, क्वालिटी फैक्टर, कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, यह क्वालिटी फैक्टर को नापेगा, कैपेसिटेंस को नापेगा और डाइलेक्ट्रिक लॉस को भी नापेगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को भी नापेगा। अब देखिए दोस्तों मैग्नेट में हिस्टेरिसिस लॉस होता है, आपको तो पता है ये बात कि चुंबक में कौन सा लॉस होता है, तो हिस्टेरिसिस लॉस होता है। कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, आपको पता है। यहां देखिए दोस्तों क्या है, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एसी ब्रिज होता है इससे रिलेशन ये निकल के आता है ये, और ये एंगल के लिए ये, और इम्पीडेंस के लिए ये, ठीक है। Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, और एंगल के लिए आता है एंगल ऑफ θ1 प्लस θ4, और यहाँ देखिए इक्वल रहेगा, इक्वल टू, ये मिसप्रिंट हो गया है, इक्वल टू एंगल ऑफ θ2 प्लस θ3, ठीक है। ये आपसे रिलेशन जो है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो डिसिपेशन फैक्टर के अपोजिट होता है, ठीक है। यानी डिसिपेशन फैक्टर का मान अगर बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर को देखा, और जो है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखा कि हम लोगों ने कि कैसे रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया, कौन कौन मेथड के द्वारा, इंडक्टेंस का कैसे, कैपेसिटेंस का कैसे, ठीक है। तो ये आप इस पॉइंट को आप याद रखिएगा और वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CRO पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।